नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। और एक खबर भदोही से है, जहां जनपद में हो रही वाहन चोरी व लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक भदोही अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में क्षेत्राधिकारी औराई के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक औराई और तमाम पुलिस बल मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरौठ नहर सरकारी बियर की दुकान के पास से 2 व्यक्तियों को लूट की 8 मोबाइल व एक अदद नकली रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया तथा उनकी निशानदेही से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद बाजार के अनजान शहीद हाजीपुर मार्ग पर आजमगढ़ से हरिया ब्लॉक पर जा रहे ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार लगभग 34 साल जिनकी उम्र है, निवासी पैकौली थाना सिधारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आजमगढ़ से लगभग 9 बजे सिधारी थाना क्षेत्र के शंभूपुर घर से निकलकर बाइक से हरिया ब्लॉक के लिए जा रहे थे कि अचानक अनजान शहीद बाजार के पहले हाजीपुर मार्ग पर जैसे ही मुड़े, पीछे से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे जीयनपुर कोतवाली प्रभारी केसर यादव हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदीप कुमार की मौत की सूचना ब्लॉक पर लगते ही शोक की लहर दौड़ गई। सारे सेक्रेटरी एवं अधिकारी कर्मचारी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। लगभग 15 वर्षों से ब्लॉक पर कार्यरत हैं। बीच में पवई ब्लॉक स्थानांतरण हुआ था, पर 4 माह पूर्व ही ब्लॉक खरैया पर स्थानांतरित होकर आए थे। मृतक की पत्नी का नाम ममता है और 2 लड़के व लड़की हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी पीड़ित महिला ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि चंद्रेश मौर्य पुत्र बुद्धिराम व राज कपूर पुत्र स्वर्गीय राम सरोज निवासी लोहरा थाना अतरौलिया द्वारा प्राइवेट नौकरी दिलाने के लिए मुझसे 3,50,000 रुपये मांगे थे। पीड़िता ने विश्वास कर 2.5 लाख रुपये नकद दिए तथा बाकी पैसों के लिए अपना जेवर तक दे दिया। पीड़िता का मजबूरी में फायदा उठाते हुए नौकरी का झांसा देकर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध संबंध भी बनाते रहे। पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि थाने पर उपरोक्त लोगों के प्रभाव में मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इससे निराश पीड़िता एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया ने बताया कि इस तरह का कोई मामला अभी तक थाने पर नहीं आया है और न ही जिले से अभी तक मुझे कोई सूचना मिली है। अगर ऐसा मामला आता है तो जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी राज कपूर ने बताया कि मैं इस नाम की किसी महिला को जानता ही नहीं हूं। आइए सुनते हैं कि पीड़िता महिला ने क्या कुछ कहा। गाँव के निवासी हैं? मोहम्मदपुर में कौन थाना? अतरौलिया थाना। क्या समस्या ये बताइए? जी सर, नौकरी का झांसा दिला करके राज कपूर और चंद्रेश मौर्य ने हमको हमारे घर पे संबंध बनाकर आ रहे थे घर पे और 2.5 लाख रुपए लिए और सर हमारे शरीर के साथ गलत व्यवहार बना करके सर शारीरिक संबंध बना करके सर गलत किए और जो है सर पैसा मांगते थे तो हमें मारने की धमकी दिए थे। कितना पैसा दिए हैं आप? 2.5 लाख रुपए दिए थे सर और हमारे बच्चे को भी मारने के लिए धमकी दिए और जो है जेवर भी हमारा 4 थान लिए हैं। कब से आप दे रही हैं उनको पैसा? जी सर, सन 2018 से। क्या वो आपके यहाँ घर आते जाते थे? जी, हमारे घर पे आते थे और सर जो है दोनों लोग सर हमारे घर पे आते थे, संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाकर सर हमारे साथ गलत व्यवहार किए। किस लिए पैसा लेते थे आपसे? जी, नौकरी के लिए। तो किस चीज़ की नौकरी के लिए? जी, नर्स के लिए लिए थे जी सर पैसा। आपने क्या किसके लिए आप कहीं सूचना दी आपने किसी से? जी, अतरौलिया थाना पे गए थे कागज़ लेकर, वहाँ पे हमारा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जिला अध्यक्ष पे गए। और क्या एसपी के यहाँ भी आप प्रार्थना पत्र दी हैं? जी हाँ, वहाँ पे भी गए, दिए थे, वहाँ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। और ये तस्वीरें चौंकाने वाली आगरा से है, जहां बता दें कि करवा चौथ वाले दिन एक दरोगा जी महिला कांस्टेबल के साथ रंगरलिया मना रहे थे और तब तक परिजनों ने उन्हें देख लिया और जमकर उनकी कुटाई की। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आगरा मातपुर से करवा चौथ वाले दिन कोई दरोगा किसी पुलिस वाली महिला कांस्टेबल से रंगरलिया मनाते हुए पकड़े गए। महिला के परिवारीजनों ने दरोगा जी की जमकर धुनाई की। दरोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है और ये मामला थाना मातपुर से 50 मीटर की दूरी का
बताया जा रहा है। तस्वीरें चौंकाने वाली है और ये खबर भी चौंकाने वाली है। आगरा से जहां पूरा देश कल करवा चौथ मना रहा था, उसी दिन एक महिला कांस्टेबल से रंगरलिया मना रहे एक दरोगा की महिला कांस्टेबल के परिजनों ने खूब जमकर पिटाई की है। तस्वीरें आपके सामने है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफ़ी सुर्खियों में है। तुझे पता चलेगा। हाँ, आते जाते थे, इसकी ड्यूटी लगी थी। ये लड़की बच्चे कह रहा 10,000 रुपए बाजार से लेके चलूंगी तुझे, बाजार से चौराहे पे मारूंगी। तुम देख मेरी इज्जत देख कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी क्या इज्जत है। अरे दरोगा जी है, दरोगा जी रुक जाओ। ना भैया जब ओसड़ी दरोगा तुम ही करी फोन कर तो। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स में नियोजित सचिव व कर्मचारियों ने कई वर्षों से वेतन न मिलने पर अपने अधिकारियों के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर प्रदर्शन किया। कहा उनके अधिकारी 4 वर्ष 4 माह से यहीं पर तैनात हैं। डीएम भी उनके खिलाफ लिख चुके हैं, लेकिन अब तक भी वहां पर यह कार्यरत हैं। मांगे पूरी न होने पर धान खरीद में भाग न लेने की चेतावनी दी। पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी के प्रांतीय नेतृत्व में किए आह्वान पर आजमगढ़ में संबंधित विभाग के कर्मी लामबंद दिखाई दिए। कुंवर सिंह उद्यान में बैठक कर रणनीति बनाई और उसके बाद जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। वही प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। कर्मियों ने बताया कि पूरे विभाग का कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। सपा व बसपा का सरकारों में उपेक्षित पैक्स के सचिव कर्मचारी की उम्मीदें बीजेपी सरकार में बलवती हो चली थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वर्षों से वेतन न मिलने से उनके परिवार को गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय नहीं मिल पाया, इसलिए नेतृत्व के आह्वान पर 1 नवंबर को लखनऊ स्थित कार्यालय पर सभी पैक्स सचिव, कर्मचारी आयुक्त व निबंधक सहकारिता सामूहिक रूप से धरना देंगे व 2 नवंबर से प्रदेश के सभी पक्ष में समस्त कर्मचारी 15 नवंबर तक संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है? धनंजय सिंह। किस लिए आप लोग धरने थे? हम लोगों को कई वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देंगे। क्या मांगे? हम लोगों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति हमको वेतन दिया जाए और जितने समिति के कैडर सचिव हों उनको एडीओ प्रमोशन किया जाए और जितने समिति के अन्य कर्मचारी चाहे प्रभारी हों चाहे चौकीदार हों, जो योग्य व्यक्ति हो उनको सचिव पद पर तैनात किया जाए और उनके नियमित वेतन की व्यवस्था की जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग प्रदेश के नेतृत्व के क्रम में 1 नवंबर से धान खरीद से लेकर के संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे और 1 नवंबर को हम लोग लखनऊ में आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत करना चाहते हैं कि अगर प्रदेश कहीं से पीछे भी हटता है तो 1 नवंबर से आजमगढ़ का एक भ्रष्ट अधिकारी रामकिंकर द्विवेदी जो जनपद में 4 साल 3 महीने से तैनात है, अगर उसका स्थानांतरण नहीं हुआ या कार्यवाही नहीं हुई तो तब भी हम लोग आजमगढ़ जनपद में 1 नवंबर से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन तदर्स शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेवा सुरक्षा देने समेत अन्य मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रांतीय नेतृत्व पर एक दूसरा धरना दिया। इस दौरान एक ज्ञापन दिया, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी भेजा गया। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया गया था और ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सरकार माध्यमिक शिक्षकों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है। इसके अलावा वर्ष 2005 से नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया। देश में 2 तरीके के कानून लागू कर दिए गए। एक कानून विधायक सांसदों का है, जिन्हें पहले की तरह ही पेंशन मिलेगी। वही दूसरा कानून समाज की नींव बना उसको खड़ा करने वाले 60 और 62 उम्र तक सेवा देने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों का है, जिन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया है। शिक्षकों की सेवा के प्रति सरकार का निर्मम दृष्टिकोण है, जिससे शिक्षकों में निराशा व आक्रोश है। हमने बात किया पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ से। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। और हमारे बगल में बैठे हैं वित्त विहीन शिक्षक महासभा के
प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी, आज जो धरना है वह एक दिवसीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे दिया जा रहा है। इसके पहले हमारी जो लंबी समस्याएं हैं, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे एक दिवसीय धरना प्रदेश के 75 जिलों में दिया गया था और उस समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया था। आज संघर्ष के दूसरे चरण में उन्हीं लंबी समस्याओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारी मांग है, पेंशन अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों की समाप्त कर दी गई है। हमारे बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है। हमारे देश में 2 तरह का कानून लागू किया गया है। हमारे देश में विधायक और सांसद पेंशन पाएंगे और 60 और 62 साल तक नौकरी करने वाला, समाज की नींव खड़ा करने वाला, समाज को विकास के, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला हमारा अध्यापक और कर्मचारी पेंशन नहीं पाएगा। इसके लिए संगठन जो है पुरजोर विरोध कर रहा है और वह सरकार से पेंशन ले करके रहेगा। इसी के साथ ही संघर्ष की शुरुआत हुई है। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो क्या अगला कदम? अगला कदम जो प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पे होगा उसको हम लोग उठाएंगे। जो प्रदेशी नेतृत्व का निर्देश होगा, जेल भरने का निर्देश होगा तो हम लोग जेल चलेंगे। जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, लेकिन पेंशन ले करके रहेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया में धान के क्रय विक्रय के लिए शासन अब कोटेदारों को ऑनलाइन पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे किसानों को जनसेवा केंद्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसान अब अपने निकटवर्ती कोटेदार से संपर्क कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के वेबसाइट पर धान विक्रय के लिए किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। वही क्षेत्र के किसानों में फसल बर्बादी को लेकर असमंजस बना हुआ है। किसानों की 80% फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान काफ़ी चिंतित है। वही शासन द्वारा कोटेदारों के माध्यम से धान क्रय के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है, जहां पर लोगों की संख्या बहुत ही कम है। किसानों का आरोप है कि जल जमाव से अभी तक जूझ रहे हैं। धान की पक्की फसल घर तक पहुंचेगी या नहीं, ऐसे में कोटेदारों के माध्यम से पंजीकरण कैसे कराया जाए। वही क्षेत्र के कुछ बड़े किसान ने अपने नज़दीकी कोटेदार से संपर्क कर अपना पंजीकरण भी करा लिया है तथा छोटे किसान अभी भी पंजीकरण से वंचित हैं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय कोटेदार ने टीवी 20 न्यूज़ से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? राम सिंह, कोटेदार का नाम राम सिंह, हम उनके पुत्र हैं। किस गांव के? हैदरपुर खाप। ये जो सरकार द्वारा धान क्रय केंद्र का पंजीकरण इस वक्त कोटेदार से कराया जा रहा है, आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में बहुत बड़े किसान नहीं हैं, 2-3 हैं जो अपने जनसेवा पे जाके करा लिए हैं। हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कोई आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपकी मशीन में क्या सिस्टम है, इसके बारे में बताइए। अभी नया ऐप आया है सरकार द्वारा और अभी हमारे यहाँ लोग जान नहीं रहे हैं। हम धीरे धीरे राशन बांटते समय उनका प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग आइए और जिसको भी धान बेचना है अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। क्या इसका कोई शुल्क लग रहा है? नहीं, कोई शुल्क नहीं लग रहा। आपका विवेक कुमार सिंह, कहाँ के कोटेदार हैं? नगर पंचायत अतरौली। ये शासन द्वारा कोटेदार को आदेश दिया गया है कि धान क्रय केंद्र जो धान में पंजीकरण कराने के लिए, ये आपके यहाँ हो रहा है या कहाँ हो रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। जी, ये हर जगह आदेश है, ग्रामीणों में चल रहा है। हमारे यहाँ जो भी किसान हैं, जो भी वंचित होंगे, उनका पता करके हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि शासन का आदेश है कि आप जनसेवा केंद्र नहीं जाके आप यहाँ करें, तो आपके यहाँ क्या भीड़ हो रही है? आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ के बारे में बताइए। जी, कोई नहीं दिक्कत। हमारे यहाँ मशीन में भी ऑप्शन है, मोबाइल पे भी ऐप आया हुआ है। हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं। जो भी किसान छूटा हुआ उनका पता किया जाएगा और उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के महराजगंज ब्लॉक में बाढ़ की त्रासदी झेलता देवरांचल के लोगों की परेशानियों में शरीक होने महराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव ने घर घर जाकर लोगों का हाल जाना और बाढ़ से नुकसान हुई फसलों का नाव से जायजा भी लिया। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी देवारा वासियों के लिए बाढ़ मुश्किलों का बढ़ाड़ खड़ा कर रखा है। बाढ़ से लाख होकर तैयार फसल पानी में डूबकर बर्बाद होने से अंततः वासी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, तो वही घरेलू पालतू पशुओं के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देवारा वासियों की इस मुश्किल में न तो क्षेत्र के विधायक ही इनकी सुध लेने आए, न तो प्रशासनिक अमला ही। ऐसे में स्थानीय ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव देवारा वासियों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना और बाढ़ से नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से मिलने की बात कही तथा हर साल हो रहे नुकसान और परेशानियों से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराने की भी बात कही है। मैं चाहता हूँ ये प्राकृतिक आपदाएं जो बाढ़ की आती हैं, ये हर वर्ष आती हैं और करोड़ों जनसंख्या में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इधर हैं, मैं
और नहीं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का। ये लगभग करोड़ों लोगों का जो निवास करते हैं वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, और उन जनजीवन दोनों अस्त व्यस्त होता है समय में। और फसलें मतलब लाखों करोड़ों एकड़ में फसलें हर साल नष्ट होती हैं, चाहे वो गन्ना की फसल हो, धान की फसल हो, और बाढ़ आ जाने की वजह से गेहूं की फसल भी समय से नहीं हो पाती है। तो मैं इस पर शासन प्रशासन की नज़र, खासकर इस पर मैं चिट्ठी भी लिखूंगा जनप्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री जी को, कि एक यहाँ कमहरिया घाट से लेकर के दोहरी घाट तक, एक इस तरफ बंधा नदी के उत्तरी छोर पर और एक दक्षिणी छोर पर, दो ऐसे तटबंध बना दिए जाएं जिससे उपजाऊ भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी, और इसके बीच में निवास करने वाले जितने भी जनजीवन हैं वो बहुत अमन चैन से अपना जीवन यापन करेंगे और इन आपदाओं से निजात हो जाएगा अस्थायी तौर से। देखिए, आप क्षेत्रवासियों का आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और जनप्रतिनिधि आपको जो है जनता ने चुन के एक ब्लॉक प्रमुख का पद दिया है। इसमें जनता की अपेक्षाएं भी आपसे बहुत हैं। ऐसे में ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ सांत्वना रह जाएगा यहाँ के किसानों के लिए? नहीं, मैं इस पे अपने जो क्षेत्र की बात है सगड़ी तहसील की, मैं सगड़ी तहसील एसडीएम से इस बात को ले चल करके, ये देखिए ये फसल है आपके सामने और पूरी फसल आप देख लीजिए कितनी नष्ट हुई है, और मैं चाहूँगा प्रशासन से आपदा काल में ये जो अचानक इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है, इस पर किसानों को उचित मुआवजा गन्ने का, धान का और फिर आजमगढ़ जिले की फूलपुर क्षेत्र के खुटौली गांव निवासी पीड़ित गुलाब शंकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और फर्जी तरीके से उनकी जमीन बेचने के संबंध में जालसाजों के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि मैं और मेरे भाई रोजी रोटी के सिलसिले में वाराणसी में रहते हैं, जबकि हमारी जमीन जायदाद घर की देखभाल हमारा भतीजा करता है। इसी दौरान हमें पता चला कि हमारी ज़मीन और घर को कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। इसके बाद हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि थक हार कर हम लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है चाचा? गुलाब शंकर वर्मा। कहाँ का रहने वाला? ग्राम कोटौली, पोस्ट कोटौली, थाना फूलपुर। क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? हमारा मामला यही है कि हमारी जो ज़मीन है कोई दूसरा आदमी फर्जी तरीके से बैनामा करवा करके दूसरे को बेच दिया है। हमारा आधार कार्ड जो है गलत नंबर पे लगा करके मेरे नाम से फर्जी बैनामा किया है। किसको बेचे हैं? डब्लू यादव को। तो आपको कैसे पता लगा? हमको मतलब यहाँ आने जाने के फोन द्वारा बात थी तो उससे पता चला, तो हम अपना आए। हम उस तरह बनारस में रहकर रोजी रोटी के लिए कमाते खाते रहते हैं और यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। मेरे परिवार से मुझको पता चला कि ऐसी घटना हो गई है, तो मैंने यहाँ कोटौली गांव पर आया, तो यही सब मेरे पीछे जो है फर्जी काम किए हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को सहायता चाहता हूँ। कहाँ कहाँ गए थे आप? जाने को तो निजामाबाद थाना, फूलपुर, कोतवाली और तहसील में गए थे? तहसील में भी गए रहे। क्या हुआ वहाँ से? कोई सुनवाई नहीं हुई? वहाँ से मतलब जो भी कागज़ जो था उसको निकलवाया गया, उसमें अपना निरस्तीकरण का जो है दिया गया कि ये बैनामा निरस्त हो जाए और जिससे कि दाखिल खारिज न हो सके, वो सब चीज़ मतलब वकील द्वारा करवाए हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा जो ज़मीन है मुझको वापस मिल जाए, अमूल्य मिल जाए। जैसा गलती किए उस गलती का वो परिणाम भोगे। ठीक।
आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के महुआ मुरारपुर स्थित मुसर बस्ती के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गांव के अवरुद्ध रास्ते को खोलने की मांग के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीण संतोष ने बताया कि हमारे गांव में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जिस पर गांव के कुछ दबंग लोग आने जाने से हम लोगों को रोकते हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? संतोष है। कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ मुरारपुर। थाना कौन सा? जहानागंज पड़ेगा। क्या मामला है कि डीएम साहब क्या जाए? हम लोग का मामला है सर कि रास्ता पैड़ा नहीं मिल रहा है, हम लोग को निकलने पैसने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग से सरकार रास्ता दिलाइए, हम लोग यही चाहते हैं। प्रधान जी से आप लोग मिले थे? प्रधान जी के साथ मिला था, प्रधान जी हम लोग का सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी आए और तहसील में गए थे? सब जगह गए थे सर, काम नहीं हम लोग का हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग के लिए। आज डीएम साहब से मिले आप लोग? आज तो हमने आए हैं सर, डीएम साहब से मिला है, दरखास्त भी दे दिया। क्या कहें? डीएम साहब दरखास्त ले लिए हैं, भेज दिए हैं कि नहीं जाइए, हम लोग का कार्रवाई शुरू होगा। ठीक। आजमगढ़ में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन बिलरियागंज ब्लॉक इकाई की बैठक सोमवार को आजमपुर बाजार में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा किया गया। कोरोना काल में चिकित्सकीय सेवा देने वाले ब्लॉक के सभी चिकित्सकों को डॉक्टर आर.के. यादव द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर H.G. विश्वकर्मा ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों की ग्रामीण अंचलों में अहम भूमिका होती है। चिकित्सक कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर लोगों को चिकित्सकीय सुविधा देते रहे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ए.पी. जयसवाल ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक जनता को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देते रहें। सरकार से हम लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर एसोसिएशन संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने भी कहा कि किसी सरकारी या बड़े अस्पताल में ट्रेनिंग दिलाकर ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने के लिए सरकार को मान्यता देनी चाहिए। बैठक को प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर एस.पी. सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सरोज ने भी संबोधित किया। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण भवन में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य साकेत सिंह व विशिष्ट अतिथि पुरुषार्थ सिंह रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीरज तिवारी व मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज ने किया तथा संचालन समर प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद वंदे मातरम का गाना गाया गया। तत्पश्चात नीरज तिवारी द्वारा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण व अंग वस्त्र तथा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि ने आए हुए सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। वही हाल में कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक होने पर नीरज तिवारी को बधाई दी। इस दौरान उपस्थित मंडल अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों से विभिन्न चलाए जा रहे अभियानों के बारे में जानकारी हासिल की। तो एक कुछ कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति होने पर उनका कारण पूछा गया। सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य साकेत सिंह ने TV20 न्यूज़ हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। जिला कार्य समिति की बैठक अतरौलिया डाक बंगले में की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके बारे में? जी, जिला कार्य समिति की बैठक यहाँ की गई है, यहाँ क्या दिशा निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं लोगों को, यहाँ पार्टी के कुछ भी कर रहे हैं? देखिए आज जिला कार्य समिति की यहाँ बैठक संपन्न हुई है और प्रदेश द्वारा हम लोग आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सन 2022 में, उसमें हम लोग का लक्ष्य 350 का शुद्ध है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने हम लोग को प्रदेश से यहाँ भेजा है और बताया है युवाओं को आगामी हम लोग के कार्यक्रम जितने भी होने वाले हैं उसका हम लोगों ने निर्देश दिया है। आगामी चुनाव के लिए सर यहाँ पे भी कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, उसके बारे में? दिशा निर्देशों में आने वाले समय में युवा सम्मेलन है, ऐसे करके तमाम कार्यक्रम आ रहे हैं, उस सारे कार्यक्रमों का हम लोगों ने विवरण यहाँ पे युवाओं को सर कोई देना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं? युवाओं को बताना चाहते हैं कि हम लोग एक बूथ 20 यूथ हम लोग का एक लक्ष्य और नारा है, उसको सार्थक करते हुए हम लोग आगामी चुनाव जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मजबूत रूप से खड़ा है और आगामी चुनाव हम लोग को जिताएंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश ने इन मांगों के साथ अपना आंदोलन शुरू किया है। बता दें कि 7 सितंबर 2021 से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के समस्त अवर अभियंता राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले अपनी न्याय संगत वर्ग तर्क संगत वेतन संबंधी विषमताओं के निराकरण कार्य क्षेत्रों में प्रबंधन की दोषपूर्ण व नियम विरुद्ध कार्यशैली व उसकी आड़ में उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरोध में और संसाधनों के घोर अभाव में विद्युत आपूर्ति के नित्य
प्रति आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु संसाधन मांग हेतु संगठन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में आंदोलनरत है। चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास न कर जबरदस्ती प्रदेश की जनता को एक औद्योगिक अशांति के वातावरण में धक्के ले जाने के परिणाम स्वरूप 25 अक्टूबर से आर पार की लड़ाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रवेश वार्ता, इसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक जनपद मुख्यालय पर विरोध सभा और 27 से 28 अक्टूबर तक जनपद मुख्यालय पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार व 29 अक्टूबर से क्षेत्रीय मुख्यालय पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार व जेल भरो आंदोलन प्रस्तावित किया गया। मैं चंद्रशेखर सहायक अभियंता 400 आजमगढ़। सर, आज किस मांग लेकर साधन किया है? ये हमारी कोई विशेष मांग नहीं है इसमें। ये जो हमारी संगठन की जो नोटिस पड़ी है संघर्ष की, विगत में हमारे जो संगठन के कैडर के लोगों को मांग मिलती थी, सीधी भर्ती पे जो हमारे जेई से प्रमोटेड होते थे उनको सहायक अभियंता का पद वेतनमान मिलता था, फिर अगला वेतनमान अधिशासी अभियंता का, उसके बाद अधीक्षक अभियंता का मिलता था। तो वर्तमान में जो हमारा प्रबंधन है, ऊर्जा प्रबंधन, उन्होंने ये देने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया है, जिसको लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि जो पिछले समझौते हुए थे संगठनों से और प्रबंधन से, उस पर ये वादा खिलाफी न करके इस जो भी सहमतियाँ बनी हैं उनको ये अमली जामा पहना है। और क्षेत्रों में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो मटेरियल की हो या संसाधनों की हैं, उसको लेकर तमाम वार्ताएं होती रहती हैं और प्रबंधन से ही मांग की जाती है कि हमको ये मनी मैन मटेरियल उपलब्ध कराया जाए ताकि हम उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा कर सकें। क्या दिक्कतें हैं जिसको लेकर के आप लोग? और प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण ये अभी तक रस्साकसी चल रही है संगठन और प्रबंधन के बीच में, जिसको लेकर अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था इसमें और कहा था कि हमारी अध्यक्षता में हम वार्ता कराएंगे संगठन और प्रबंधन के बीच में, लेकिन संगठन तो राजी हो गया था इस पर और आंदोलन को स्थगित कर दिया था पिछले 15 अक्टूबर को। लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण प्रबंधन जो है इसको और आगे खींचने की मंशा दिखा रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग? अभी हमारी फिर से नोटिस पड़ गई है। अभी आज 25 अक्टूबर है और कल 26 अक्टूबर। आज जन अधिकार पार्टी के दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और 17 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के संबंध में प्रदर्शन किया। मीडिया से हुई बातचीत में जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लगातार चरम सीमा पर महंगाई है, सरकार जनता के दर्द को नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी मुख्य मांगें भी बताई। अपना परिचय दीजिए। ब्रजेश मौर्य, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज किस मामले को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन? आज हम लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर के और लगातार पिछले महीने जून से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अभी तक सरकार पे कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पेट्रोल का, डीजल का दाम इतना बढ़ गया जिससे बेरोजगारी और भूखमरी के कगार पर लोग पहुँच गए हैं। और नई कृषि नीति जो लागू हुई है वो किसानों के हित में नहीं है, उनसे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अभी आरक्षण को लेकर के हमारे जो 27% आरक्षण है वो आरक्षण हमको नहीं पूरा मिला। उस सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने, आज जो हमारा 72वां सोमवार है। धन्यवाद। आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर जिले भर में सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलहनी ब्लॉक के सफाई कर्मी भी लगातार साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत सफाई कर्मियों ने कमिश्नरी परिसर में साफ सफाई करके लोगों को जागरूक किया। वहीं गांवों में जल जमाव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। डायरिया मलेरिया के चल रहे प्रकोप को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे सभी सफाई कर्मियों को अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई अभियान चलाने व जल जमाव वाले इलाकों एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के क्रम में पलहनी ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने बुधवार को कमिश्नरी परिसर की साफ सफाई किया व ग्राम पंचायत एक रामपुर राजस्व ग्राम चक कोरिया में एंटी लार्वा का छिड़काव करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया व जल जमाव वाले स्थानों पर पानी निकासी के लिए भी सफाई कर्मियों ने व्यवस्था की व ग्रामीणों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया।
वह जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि पूरे जिले में सफाई कर्मी लगातार साफ सफाई व सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। जल जमाव वाले इलाकों में जल निकासी के साथ एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जल जनित या संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके। यहाँ सरकार संचारी रोग पे कड़ी है, वहीं आपके द्वारा भी कई गाँव में निरीक्षण किया गया और साफ सफाई का निर्देश भी दिया गया, तो क्या क्या व्यवस्था की है? विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान माह अक्टूबर नवंबर 2021 तृतीय चरण इसका चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि के बाद जल जमाव जगह जगह हुआ है। इसके क्रम में हमारे 1858 जितनी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों के सभी राजस्व गाँव में प्रचार प्रसार जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए, डेंगू से बचाव के लिए तथा कोविड-19 से बचाव के लिए कराया जा रहा है, जिसमें सभी गांवों में प्रभात फेरी बेसिक शिक्षा कार्यालय टीचरों के माध्यम से और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में जो उथले हैंडपम्प है, सेलो हैंडपम्प जो ऊंचे ऊपर ही सतह से पानी देते हैं, इनका चिन्हांकन किया जा रहा है और उसमें क्रॉस लाल का चिन्ह लगा करके पानी पीने से रोका जा रहा है। ग्रामवासियों को पानी पीने से पहले गर्म पानी उबाल करके ही पिएं, यह निर्देश दिया जा रहा है, जिससे बहुत सारी जलजनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा हैंडपम्प कहीं पानी से डूबा हुआ चबूतरा है तो उसको ऊंचा करके वहाँ पे सोख्ता गड्ढा बना करके पानी उसके अगल बगल न रहे, जिससे दूषित पानी उसके अंदर न जाए, वो व्यवस्था कराई जा रही है। नालियाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ नहीं बनाई जा रही हैं, पुरानी मरम्मत योग्य नालियों को साफ़ सफाई करा करके उनको मरम्मत कराया जा रहा है। इसके अलावा झाड़ियाँ जैसे गांव में घुसते ही बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं तो उससे भी जीवाणु कीटाणु फैलने की आशंका होती है। झाड़ियों की कटाई भी, बस्तियों के अंदर कहीं झाड़ियाँ हैं तो कटाई भी कराई जा रही है। शौचालय कुछ ऐसे परिवार हैं, ये 24,000 के लगभग, जिसमें कि उन परिवारों में शौचालय नहीं है, इनका फीडिंग करा ली गई है। उन घरों में शौचालय निर्माण की भी कार्रवाई की जा रही है। समस्त जहां जल जमाव का स्थान है वहां एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, जागरूकता के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रारंभ की गई है, जो 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता इस अवधि में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30 नवंबर तक उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करना होगा। यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें सरचार्ज में 100% की छूट दी गई है। मामले में अरविंद कुमार सिंह और शासी अभियंता ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हाँ सर, अभी बिजली में कुछ स्कीमें चली है, क्या है इसका प्लान? हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है, जो 21 अक्टूबर से लागू की गई है और इसकी अंतिम तिथि जो है 31 नवंबर तक है। इसमें LMB1 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट तक एक मुफ्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% छूट है। अगर वो चाहते हैं तो 6 किस्तों में भी भुगतान करने का ऑप्शन है। इसी प्रकार जो है LMB2 कॉमर्शियल वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए जो है 2 किलोवाट तक 50% तक अधिभार में छूट है। इसी प्रकार जो निजी नलकूप हैं LMB5, इसमें जो है 100% सरचार्ज पे छूट है। ये प्रक्रिया जो है व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और ये ऑनलाइन भी आवेदक खुद UPPCL की वेबसाइट पर जाके सर्च करके ऑनलाइन भी इस पे भुगतान कर सकता है और सरचार्ज का जो है लाभ मिल सकता है। ये जो है सहज जन सेवा केंद्र तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके माध्यम से भी उपभोक्ता इसका सरचार्ज लाभ योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं।
आजमगढ़ की ग्राम सभा कुड़ार अजमतपुर घाटा संख्या 14 नंबर की बंजर भूमि के बैंक द्वारा कुछ जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण कराकर प्रशासन और शासन को गुमराह करके मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी अवैध निर्माण करा लिया गया है और ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य को आए दिन धमकी देते रहते हैं कि मुकदमा वापस ले लो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। ऐसे शातिर भूमाफिया को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और प्रशासन से निवेदन है कि इनके ऊपर न्यायालय के फैसले को न मानने पर उचित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करें, अन्यथा समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। इस तरह के भूमाफिया को खुला छोड़ देने से समाज और सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर धब्बा लगाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। जमीन को लेकर है, ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं ये ग्राम सभा की बंजर भूमि है। ये संजय कुमार पत्रकार जो सारी रंजिश इसी को लेकर निकाल रहे हैं और बार बार धमकी देते हैं कि मुकदमा उठा लीजिए अन्यथा बहुत बुरा होगा। इसी को लेकर प्रधान जी को आए दिन धमकी और अपने पत्रकारिता का गलत उपयोग करके बदनाम करते रहते हैं। ये देखिए मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी ये आपका कागज़ सामने है। इस ज़मीन पर भी मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे तोड़कर ये मकान बना दिया गया। उसके बाद इस पर किराया दे के वसूली किया जा रहा है। और ये देखिए ये घाटे खाता में अभी बंजर दर्ज है, कागज़ है। ये खाते में देखिए 14 नंबर की बंजर है और ये मुकदमा का कागज़ है, मुकदमा नंबर है। मुकदमा होने के बाद भी यहाँ पे मकान बनाकर किराया वसूली किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से कि इस कब्जे को हटा के अपने कब्जे में लिया जाए। और यहाँ पर स्वास्थ्य समुदाय ग्राम में पास हो चुका है, जो कि यहाँ पे बन जाए तो प्रशासन की बहुत बहुत बधाई होगी, धन्यवाद दिया जाएगा। गांव को बहुत आवश्यकता है स्वास्थ्य समुदाय के लिए, स्कूल के लिए, पंचायत भवन यहाँ पे कुछ नहीं है। इसी को लेके बार बार संजय पत्रकार दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं कि आप मुकदमा उठा लीजिए अन्यथा आपको ऊपर हम हमला करवा देंगे। और आए दिन कोई न कोई चोरी लगाते रहते हैं, जैसे कभी बिजली की चोरी, कभी वोटर लिस्ट में नाम बनाने की चोरी, कभी गलत आधार कार्ड बनाने की चोरी। आए दिन ये कुछ न कुछ प्रधान जी को बदनाम करते रहते हैं। तो प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर ऐसे पत्रकारिता रद्द किया जाए और उनको। आज कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित नेहरू हाल के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें जिला प्रधान संघ का गठन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद नैयर आजम ने कहा कि जिले के ग्राम प्रधानों की हर समस्याओं को हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उठाएंगे और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी गांव का विकास होगा। उन्होंने बताया कि आज तक जितने भी संगठन के पदाधिकारी रहे वे हमारी लड़ाई नहीं लड़े, सिर्फ राजनीतिक दुकान चलाने के लिए वह अपने पद पर बने रहते थे और हम लोगों की समस्याएं जस की तस रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम सभी एकजुट होकर समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और अपने गांव को विकास से जोड़ेंगे। आज तक जितने भी संगठन के पदाधिकारी रहे वो कभी हम लोगों की लड़ाई नहीं लड़े। वो बाहर के लोग रहते थे, ना वो प्रधान रहते थे, ना प्रधानों की समस्या का कोई उससे मतलब रहता था। बस वो राजनीतिक दुकान चलाने के लिए वो संगठन के नाम पे बने रहते थे और हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं लड़ते थे, ना हम लोगों की बात करते थे, ना किसी पीड़ित प्रधान से मिलते थे, ना उसकी समस्या सुनते थे, ना किसी ब्लॉक में कोई कार्यक्रम करते थे, ना जिले पे करते थे। बस वो निर्वाचित मनोनीत होकर अपनी दुकान चलाते थे, घूमते थे। जब ये समस्याएं प्रधानों की चरम पे हुई तब हम लोगों ने सोचा कि हम सभी 22 ब्लॉकों के अध्यक्ष मिलकर अपनी जिला की कमेटी बनाकर अपनी जितनी समस्याएं हैं ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम लोग खुद लड़ेंगे। आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 27 अक्टूबर के कार्यक्रम के संबंध में पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायिका और पूर्व सांसदों की बैठक जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में हुई। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आजमगढ़ में 3 बजे आएंगे, रात्रि विश्राम भी जनपद में करेंगे। वह 28 अक्टूबर को 10 बजे दुर्गा इंटर कॉलेज सिहरा के प्रांगण में सत्र 2020 में उत्तीर्ण कक्षा 10वीं व 12वीं की 130 उत्कृष्ट मेरिट के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करेंगे। इसके पूर्व उन्होंने अपनी सरकार में 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किया था। श्री यादव ने कहा कि वर्तमान योगी जी की सरकार ने 2017 के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सभी छात्रों को टैबलेट व हर महीने
1 GB डाटा मुफ्त देंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, योजना का पता नहीं चला। और एक खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 15 अक्टूबर को ग्राम बरपुर निवासी ठेकेदार अखिलेश यादव को प्रातः टहलते समय अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का अनावरण करते हुए चुनौती के क्रम में अनावरण हेतु गठित टीम थानाध्यक्ष बक्सा एसओजी प्रभारी व सर्विलांस टीम हमराह की मदद से एसओजी सर्विलांस व थाना बक्सा पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना बक्सा अंतर्गत ग्राम मई में ठेकेदार अखिलेश यादव की टहलने से हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, 12 बोर और जिंदा कारतूस सहित नाजायज पिस्टल को बरामद कर लिया है। किस चीज़ का खुलासा किया गया? ये 15 अक्टूबर को बरपुर गांव निवासी ठेकेदार अखिलेश यादव की सुबह टहलते समय गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो उसी केस का आज सफल अनावरण किया गया है। जो अब तक प्रकाश में आया है कि अखिलेश यादव की एक ज़मीन मई चौराहे पर थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इस पर लालता प्रसाद यादव से इनका काफ़ी दिनों से विवाद था। इसमें अखिलेश यादव मुकदमा जीत गए थे, लेकिन लालता प्रसाद उसे कब्जा नहीं दे रहे थे। उसी विवाद को लेकर के इनके द्वारा मनीष यादव, धर्मेंद्र यादव, इनको 5 लाख रुपया दे करके इनका मर्डर करवाया गया था। इसमें धनंजय और संदीप 2 लोग ये हैं जो रैकी में शामिल थे, और देवेंद्र उर्फ बंदूखे जो गिरफ्तार किया गया है, इसने इन शूटरों को पहचान करवाई थी। तो इस प्रकार से कुल इसमें अब तक 6 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं, एक शूटर है, एक रैकी करने वाला है और एक घटना को कराने वाला है। अभी 3 मुलजिम इसमें शेष हैं। कोई गांव का भी था इसमें जिसने रैकी की थी या हाँ, ये देवेंद्र उर्फ बंदूखे गाँव का ही है। ये वकील कौन है? जिसमें वकील का भी नाम? ये लालता प्रसाद वकील भी हैं। ये वकील है। जी। में भी कोई वारदात या कभी नाम रहा शामिल? जी। किसी अन्य घटना में कोई आपराधिक इतिहास इन सब का रहा है सर? नहीं, इसमें एक अभियुक्त है जिसके पहले के 3-4 मुकदमे हैं, बाकी और किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? एक इससे जो है पिस्टल 7.65 mm की बरामद हुई है, क्योंकि उनको गोली भी इसी पिस्टल से मारी गई थी। मौके से 4 खोखा इसके बरामद हुए थे। एक दूसरा 12 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।